हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने घरों में होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको जिस गैंग की कहानी सुनाऊंगा, दरअसल उनकी सोच बिल्कुल ही अलग है और उनका क्राइम करने का तरीका भी दूसरे अपराधियों से बिल्कुल हटकर है। मैं बात कर रहा हूँ बावरिया गैंग की। बावरिया गैंग हर मामले में बिल्कुल ही अलग सोच रखता है। इन लोगों के क्राइम करने का तरीका अलग है, क्राइम करने की वजह अलग है और क्राइम करना है या नहीं, या क्राइम कब करना है, उसका फैसला लेने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। इनके अलग होने की वजह से ही ये लगभग हर बार पुलिस के हाथों से निकल जाते हैं। हालांकि पुलिस के पास इनकी जानकारी तो है, पर बहुत कम है। और कम क्यों है, ये भी आपको आगे कहानी सुनने के बाद पता चल जाएगा। बावरिया गिरोह या गैंग जो है, वो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में बहुत कुख्यात है। देश की राजधानी दिल्ली में ही ऐसे कई डबल या ट्रिपल मर्डर केस हुए हैं जिसमें बावरिया गैंग का नाम सामने आया है। इसकी शुरुआत होती है 1857 के विद्रोह से। उस टाइम जब पूरे भारत पर ब्रिटिश राज था, तो उनके खिलाफ पहली बार 1857 में देश की आज़ादी के लिए एक संग्राम छिड़ा था, जो कि भारत के कई हिस्सों में अगले 2 सालों तक चला। इस विद्रोह में देश के अलग अलग हिस्सों से कई लाख भारतीयों ने हिस्सा लिया, जिसकी वजह से अंग्रेजों का बहुत नुकसान हुआ था। उस वक्त ब्रिटिशर्स को पहली बार भारतीयों से खतरा महसूस हुआ था और उनके दिमाग में ये था कि अगर ये चीज़ दोबारा हुई तो उनकी कमर टूट सकती है। उसके बाद अंग्रेजों ने ऐसे लोगों को चुन चुन कर ढूंढना शुरू किया जिन्होंने इस विद्रोह में हिस्सा लिया था। अब जब उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो ऐसे लोग तो बहुत आसानी से मिल गए जिनका अपना कोई पक्का घर था, या जिनके बारे में अंग्रेजों को पता था कि वो क्या काम करता है, कहाँ काम करता है या कहाँ रहता है। पर कुछ लोग या जातियां ऐसी भी थी जिनके बारे में अंग्रेजों को कुछ पता ही नहीं था। बहुत कोशिशों के बाद अगर कुछ पता चलता भी तो उनका कोई प्रॉपर ठिकाना नहीं मिल रहा था। इन जातियों को घुमंतु जातियां या खाना बदोश कहते हैं। मतलब कि जिनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं था, कोई परमानेंट घर नहीं था। एक तरीके से पूरा देश ही उनका घर था। ये जातियां ज़्यादातर रेल की पटरियों के आसपास या जहां भी उनका मन करता वहां वो अपना डेरा लगाते और कुछ समय बाद अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से निकल जाते। तो ऐसे लोग जिनका कोई अपना ठिकाना नहीं, उन तक कैसे पहुंचा जाए या उनको कैसे पकड़ा जाए, ये अंग्रेजों के लिए एक चैलेंज बन गया था। तब जाकर अंग्रेजों ने एक चाल चली, जो कि आपको पता ही है उनकी फितरत है। कुछ सालों बाद 1871 में उन्होंने एक कानून CTA यानी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया और पूरे भारत में जितनी भी ऐसी घुमंतु या खाना बदोश जातियां थी उन्हें एक क्रिमिनल कैटेगरी में डाल दिया। और उन्हीं जातियों में से एक जाति थी बावरिया। इस कानून के लागू होने के बाद ऐसी जातियों के ऊपर बहुत सारे जुल्म होने लगे। अंग्रेजों को जब मन करता है इन्हें उठा लेते, इन्हें जेल में डाल देते, इनके ऊपर जुल्म करते, जिसकी वजह से पूरे देश में छुप छुप कर रहने लगे। हालांकि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो इन सभी जातियों को इस क्रिमिनल कैटेगरी से हटा दिया गया, मगर इस दौरान इन लोगों में काफ़ी बदलाव आ गया था और उन्हीं में से बावरिया जाति के नाम से अब लोगों के बीच दहशत बढ़ने लगी। इस बावरिया जाति की शुरुआत राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से हुई, पर बाद में ये धीरे धीरे पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गए। इन लोगों का इतिहास लगभग 350 साल पुराना है। राजस्थान के भरतपुर में भी इनका बहुत बड़ा ठिकाना है और वेस्टर्न यूपी में भी बहुत बड़े इलाके में ये लोग फैले हुए हैं। और क्योंकि उन्हें पता था कि उनका कोई एक परमानेंट ठिकाना नहीं है, तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए इनमें से कुछ लोगों ने क्राइम का रास्ता अपना लिया। मगर इनके क्राइम करने का जो तरीका था वो दूसरे क्रिमिनलों से बिल्कुल अलग था। पूजा पाठ और धर्म कर्म को ये लोग बहुत ज़्यादा मानते थे। और वैसे तो ये लोग जब भी मन करता है तब क्राइम करते हैं, पर ज़्यादातर दिवाली के आसपास ये गैंग जरूर कोई ना कोई क्राइम करता है। इन लोगों को कब क्राइम करना है और कब नहीं, उसका फैसला भी ये लोग बड़े ही अलग तरीके से करते हैं। सिर्फ एक बकरी की चाल से इन्हें पता चल जाता है कि कब क्राइम करना इनके लिए सेफ है। उसके लिए पहले अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं और उस मंदिर के सामने एक बकरी ले जाते हैं और उसे वहां ले जाकर खोल देते हैं। उसके बाद वो उस बकरी की चाल पर नजर रखते हैं। अगर वो बकरी मंदिर की तरफ जाती है तो ठीक, वरना गलत। उनका मानना है कि अगर वो बकरी मंदिर की तरफ जाएगी तो देवी का आशीर्वाद उनके साथ है। मगर मंदिर के अलावा अगर वो बकरी किसी भी और दिशा में गई तो वो क्राइम करने नहीं जाते और फिर अगले दिन का इंतजार करते हैं। अगले दिन फिर वही सब किया जाता है। और अगर बकरी मंदिर की तरफ बढ़ती तो उन्हें लगता कि अब उनके ऊपर देवी का आशीर्वाद है और वो अब क्राइम करने जा सकते हैं। फिर वो उसी बकरी की बलि देवी को देते हैं। पर जब तक वो बकरी मंदिर की तरफ ना जाए तब तक वो किसी भी क्राइम को अंजाम नहीं देते।
बलि देने के बाद बावरिया जाति के सारे मर्द बाहर क्राइम करने के लिए निकल जाते हैं और इस दौरान सारी औरतें घरों में ही रहती हैं। ये एक बार में कई सारे लोग बहुत सारे ग्रुप बनाकर एक साथ क्राइम करने निकलते हैं और हमेशा ये लोग इवन नंबर जैसे कि 2, 4, 6, 8 या 10 के ग्रुप में ही निकलते हैं। कभी भी ये लोग ऑड नंबर जैसे कि 3, 5, 7 या 9 लोगों का ग्रुप नहीं बनाते। उससे पहले इस गैंग को जहां भी क्राइम करना होता था उस इलाके की रैकी करते थे, कभी भीख मांगकर, कभी कपड़े के बदले बर्तन बेचकर, तो कभी कुछ और सामान बेचने के बहाने। और इस रैकी में बावरिया जाति की औरतें भी शामिल होती हैं। सबसे ज्यादा इनकी नज़र उस मकान पे होती थी जो कॉर्नर में है, और अगर उस मकान के आगे कोई पेड़ वगैरह है तब तो 100% ये उसी मकान को अपना शिकार बनाते हैं, क्योंकि उस पेड़ के रास्ते घर में घुसने की तकनीक इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आती है। पूरे दिन वो उस इलाके की रैकी करते और शाम होते ही क्राइम के लिए निकल जाते। पर अपने घरों से निकलने के बाद ये सीधे उन घरों में क्राइम करने नहीं जाते, बल्कि उससे पहले ये किसी नज़दीकी सिनेमा घर में जाते हैं और इवनिंग शो की टिकट लेकर पिक्चर देखते हैं। फिल्म खत्म होने के बाद ये वारदात को अंजाम देने निकलते और ये कभी भी अपने साथ कोई हथियार वगैरह लेकर नहीं निकलते हैं। जिस घर में उन्हें घुसना है उसी के आसपास से कोई डंडा, लोहे का सरिया या कोई हथौड़ा मिल जाए या फिर पेड़ों की टहनियों को तोड़कर उसी से अपना हथियार बनाते हैं। फिर वहीं पर किसी सुनसान और अंधेरी जगह पर जाकर ये अपने सारे कपड़े उतारते हैं, बस एक लंगोट को छोड़कर, और अपने पूरे बदन पर तेल लगाते हैं। उनके तेल लगाने का मकसद ये था कि अगर कोई भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करे तो वो उसके हाथों से फिसलकर आसानी से निकल सके। उसके बाद ये चोरी के लिए उस घर में घुसते हैं। उनका एक उसूल और था कि सिर्फ पैसों और गहनों के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं लेनी, चाहे घर में कितना भी महंगा सामान हो उसे हाथ तक नहीं लगाना। मगर मान लीजिए कि अगर उस घर में 3 लोग हैं और उन्होंने डर से सारे पैसे और गहने उन्हें दे दिए, तो ये लोग शराफत से सारे पैसे लेकर वापस नहीं जाएंगे, बल्कि उन तीनों लोगों को जान से मार देंगे। उनका मानना है कि जब तक हम मारेंगे नहीं तब तक देवी खुश नहीं होगी। घर में जितने भी लोग हो, चाहे बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, सभी को मारना है और सभी के सीधा सर पर वार करते हैं और तब तक वार करते हैं जब तक वो मर न जाए। सभी लोगों को मारने के पीछे उनका एक मकसद और भी था कि कहीं वो आसपास के किसी पड़ोसी को ना बुला ले या उनके जाने के बाद ये लोग कहीं पुलिस को फोन ना कर दें। इसलिए कई दिनों तक तो आसपास के लोगों को भनक तक नहीं होती थी कि उनके पड़ोस में इतना बड़ा हादसा हो गया है। और इसी वक्त का फायदा उठाकर बावरिया गैंग वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कहीं और निकल लेते हैं। सब कुछ लूटने और सबको मारने के बाद ये लोग एक काम और करते हैं कि उस पूरे घर में पेशाब करते हैं और पूरे घर को गंदा करते हैं, और ये भी उनकी मान्यताओं में से एक मान्यता है। बावरिया गैंग के सारे लोग हमेशा एक साथ क्राइम के लिए निकलते और एक साथ ही वापस घर आते। अगर उनमें से कोई भी ग्रुप उनसे बिछड़ जाता है तो ये एक खास तरह की आवाज निकालते हैं जिससे दूसरा ग्रुप उस आवाज को पहचान कर उस जगह पर पहुंच जाता है। ये लोग लगभग सभी जानवरों की आवाज निकालने में बहुत ही माहिर होते हैं। जब सारे ग्रुप एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तब जाकर ये सभी अपने घर की तरफ निकलते हैं, और इस दौरान घर की सारी औरतें लगातार तब तक पूजा पाठ करती है जब तक घर के सारे मर्द वापस ना आ जाए। फिर कुछ दिन या महीना शांत रहने के बाद ये लोग वही सब कुछ रिपीट करते हैं, वही पूजा, वही बकरी, वही फिल्म देखना, वही डकैती और हत्या। दिल्ली में भी 4-5 घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें एक फैमिली के 4, एक फैमिली के 3 मेंबर्स के सर को बुरी तरह कुचलकर मारा गया था, और इनमें भी ज़्यादातर मकान कॉर्नर के ही थे। कुछ साल पहले बुलंदशहर में भी एक हादसा हुआ था जो शायद आपने सुना भी होगा, जिसमें हाईवे पर एक गाड़ी को रोककर माँ बेटी के साथ पहले रेप किया गया और फिर मार दिया गया। उस घटना में भी बावरिया गैंग का नाम सामने आया था, और पुलिस के लिए इन तक पहुंचना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इनका कोई पता ठिकाना ही नहीं है। बस 1-2 गांव ही हैं इनके जहन में, जैसे कि राजस्थान में भरतपुर या वेस्टर्न यूपी के कुछ इलाके जहां इन घुमंतू जातियों के बहुत से लोग रहते हैं। पर वहां पहुंचने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता और सभी लोगों पर वो कार्रवाई कर नहीं सकते। हालांकि सरकार की तरफ से इन जातियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारी स्कीमें भी निकाली जा रही हैं, पर वो सुविधाएं इन लोगों तक कितनी पहुंचती है वो तो सिर्फ वही लोग बता सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सभी घुमक्कड़ जातियां क्राइम करती हैं। इनमें से कई जातियां बड़ी ही शराफत से आती हैं और निकल जाती हैं, पर कुछ मुट्ठी भर लोग इसका फायदा उठाते हैं, और बावरिया जाति या बावरिया गैंग भी उन्हीं लोगों में से एक है। आज भी अगर किसी घर में कोई क्राइम हो और उस घर के सारे लोगों को सर पे हमला करके मौत के घाट उतार दिया गया हो और केवल नकदी और गहनों के अलावा उस घर से और कुछ भी गायब ना हुआ हो,
तो पुलिस सिर्फ क्राइम ऑफ सीन को देखकर ये मान लेती है कि इस क्राइम के पीछे बावरिया गैंग का हाथ है। तो ये थी बावरिया गैंग की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस न करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।